This conference will now be recorded. majority स्टूडेंट्स को तो ऐसा लगता है कि मैम कोर्स ही कंप्लीट कर लें, वही बहुत बड़ी बात है, कहाँ आप बोल रहे हो दूसरी रिसोर्सेज को अप्रोच करने की। बट सी द सिंपल फैक्ट इज कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है अगर आपको बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा आगे जाना है, क्योंकि 90% बच्चा जो एसीसी का एग्जाम दे रहा है वो यही सोचता है कि बस मेरा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए, एक कैपलन एक बीपीपी जो भी किताब कर रहा हूँ वो किताब कंप्लीट हो जाए, थोड़े बहुत क्वेश्चन हो जाए, एग्जाम दे दे। लेकिन कुछ ऐसी रिसोर्सेज हैं, 80-20 का हम नॉर्मली कहते हैं रूल चलता है, 80-20 के रूल में कुछ ऐसी रिसोर्सेज होती है जो है बहुत थोड़ी सी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मटेरियल है, 50 पेज नहीं पढ़ने हैं तुमको, 10 पेज पढ़ने हैं, पर वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पूरा का पूरा उसमें से क्वेश्चन उठ के आ जाए, राइट। तो वहां पे वो रिसोर्सेज को जानना और रिसोर्सेज को यूज करना जो आपके रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो वंस यू आर रजिस्टर्ड विद ACCA, these resources are available free of cost। तो ये जानना और यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे www.accaglobal.com पे, हमारी वेबसाइट है, कुछ ऐसी लगती है, मैंने पहले भी स्कैन थ्रू करवा रखा है। इसमें स्टूडेंट्स में जाते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स में जाके ट्यूशन स्टडी ऑप्शंस is one particular block you can serve for, जहाँ पे आपको कुछ ACCA की तरफ से फ्री लेक्चर्स मिलते हैं। वैसे वो जरूरत नहीं है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को उसकी लैंग्वेज बहुत ही एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट होता है, बट देन वी कैन कम ऑन टू स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेज, दिस इज समथिंग व्हिच इज गोना बी ऑफ यूज टू अस। स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेज कुछ जिन्होंने टेक्निकल आर्टिकल से यूज कर रखा है, लेकिन अब बिकॉज एग्जाम काफी पास आ रहे हैं तो हम बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे और यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ACCA क्वालिफिकेशन, ACCA क्वालिफिकेशंस में मे बी मूवमेंट टू FA, है ना, FA में गए और यहाँ पे आप देखिए इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, सबने पढ़ रखा है FA का पेपर, इसलिए मैं FA का पेपर का एग्जांपल ले रही हूँ। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पोर्शन में आपको ये बताता है, एक तो फ्री इनके लेक्चर्स अवेलेबल है और आपको ये बताता है कि क्या क्या चीजें FA एसेंशियल्स ऑन वन पेज, राइट। तो ये वीडियो है, वीडियो तो आप देख लें जब आपको टाइम मिले, मैं FA एसेंशियल ऑन वन पेज पे आ रही हूँ। These are the areas you have to become a pro at if you want to clear the paper, ठीक है। ये ओवरव्यू बहुत बढ़िया ओवरव्यू है, दिस इज लाइक वन पेज रिविजन फॉर अस, है ना, क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, पर्पस, रिकॉर्डिंग, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, फिर आपके स्टेप्स टू सक्सेस क्या क्या है, आपका यहाँ पर किस तरीके से आपकी की रिसोर्सेज है जो आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे की रिसोर्सेज की लिंक है, एग्जामिनिंग टीम गाइडेंस सबसे पहली रिसोर्स, मैं यहाँ पे क्लिक कर सकती हूँ, आई कैन गो टू डायरेक्टली एग्जामिनिंग टीम गाइडेंस, ठीक है। दूसरा ये देखिए एग्जामिनिंग टीम गाइडेंस आ गया, खुल गया अपने आप ही वही। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या क्या आपको गाइडेंस दे रखा है। सो द फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन टू दैट पेपर इटसेल्फ, ये वाला जो लिंक आपने लिया इसमें ही एसेंशियल्स में सब चीजें इंक्लूडेड है, राइट। तो आप उस पेज को ही अगर आप रिफर करोगे, यू आर सॉर्टेड विद योर पर्पस। आई जस्ट गो टू द डाउनलोड्स एंड ओपन इट वन मोर टाइम। ये हमने किया था, है ना। तो ये पेज में ये सारे सब्जेक्ट्स का ये पेज बना हुआ है इंट्रोडक्शन वाला, राइट। ये पेज में जो आपके यहाँ पे आ रहा है एग्जामिनिंग टीम गाइडेंस, स्पेसिमेन एग्जाम, प्रैक्टिस टेस्ट, टेक्निकल आर्टिकल्स, प्रिपेयरिंग फॉर ऑन डिमांड CB, हाउ टू बुक एंड ऑन डिमांड एग्जाम, हाउ टू ऑन डिमांड एग्जाम सेंटर लिस्ट, ये तो ठीक है, लास्ट के तो दो हमारे काम के नहीं है, बट यहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे आपको चीजें मिलती जाएंगी। नाउ विल कम ऑन टू द फर्स्ट पार्ट। तो इंट्रोडक्शन के इस पोर्शन में से मैं फर्स्ट पार्ट पे गई, एग्जामिनिंग टीम गाइडेंस। ये क्या है पोर्शन, ये पोर्शन बेसिकली बताता है कि हर बार इस एग्जाम में स्टूडेंट जनरली क्या गलती करता है, स्टूडेंट की जनरली क्या मिस्टेक्स रहती हैं, कहाँ पे उनको चीजें इंप्रूव करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर, पहले तो एग्जामिनर गाइडेंस में मैं खाली आपको रिसोर्स पे लेकर जा रही हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, हर सब्जेक्ट की डिटेल दे रखी है यहाँ पे। स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर में आपको समझाता है कि कितने सेक्शंस हैं इसके, ठीक है, और कितने कितने तरह के पार्ट्स हैं। अब जैसे काफी जनों को कंफ्यूजन होता है माइनस साइन यूज करनी है कि नहीं करनी है, ब्रैकेट लगाना है, क्या करना है, सारी गाइडेंस यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। जैसे मल्टीटास्क क्वेश्चन होगा, मल्टीटास्क क्वेश्चन किस तरीके से मार्क होगा, राइट। एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, सो मे बी वी कैन गो दिस एग्जाम्पल and you can even go through this example and try to solve it if you wish to, okay। देखिए एक बार ओपन करके, ये देखिए
एग्जाम्पल दे रखा है किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्या चीजें होंगी इस क्वेश्चंस में, जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे होगा, तो छोटी छोटी चीजें आपको बता रखी है। जो आपको कंफ्यूजन होता है कि मेरे को फिगर्स भरना है, किस तरीके से भरना है। वैसे आपने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे, पीएससी के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन किए तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा। कंप्लीटिंग परफॉर्मेंस, यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टेटमेंट दे रखी है, इसको कैसे कंप्लीट कर, कितने वेरिएशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखें, I'll just put on, I'll just download this performance statement। ये देखिए आपको पूरी स्टेटमेंट बना के दे रखी है, आपको फिगर्स डालने। सो दे आर जस्ट एक्सप्लेनिंग कितने फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, राइट। एवरीवेयर दे हैव गिवन एन इलस्ट्रेशन। Use positive or negative responses. Care must be taken to allow while entering the positive and negative responses. For example, again there is an example which is given here. देखिए ऐड और सब्ट्रैक्ट, अगर ऐड सब्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं यूज करनी, और नहीं है तो फिर प्लस माइनस साइन यूज करेंगे, राइट। तो वहां पे छोटी छोटी चीजें आपको बता रखी है कि दीज आर द कॉमनली मेड मिस्टेक्स। अगर मैं इसी में एफआर पेपर पे जाऊं तो एफआर पेपर में आपको बता रखा है क्या स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, क्या इश्यूज होते हैं। हर लेवल के पेपर्स पे अपने अलग इश्यूज होंगे। फर्स्ट लेवल के पेपर पे जनरली स्टूडेंट्स को प्लस माइनस साइन ब्रैकेट लगाना कि नहीं लगाना वो दिक्कत होती है। सेकेंड लेवल के पेपर पे फिर ड्रैग ड्रॉप ऑप्शंस आ जाते हैं, आपको ड्रैग करके ड्रॉप करना है फिगर्स को, तो कहाँ पे कैसे ड्रैग ड्रॉप करना है, एक फिगर दो चीजों का आंसर हो सकता है क्या, वो सारी चीजें आपको बता रखी कि अगर एक बार आपने ड्रैग ड्रॉप किया दोबारा वो जो है बॉक्स बचा रह गया तो मतलब वो आंसर दो जगह का हो सकता है, राइट। सो से सपोज आप कह रहे हो कि मेरी जर्नल एंट्री में डेबिट साइड पे है क्रेडिट साइड पे है, तो दोनों का 2250 ही है आंसर, तो यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इट ट्वाइस, जबकि अमाउंट आपको 5-6 दे रखे, तो आपको ये गाइडेंस जो ब्लॉग्स है उसमें ये बता रहा है कि यार ये छोटी छोटी गड़बड़ी होती है जो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तब प्रॉक्टर भी मदद नहीं करता। अगर आप होम बेस्ड एग्जाम दे रहे हो तो प्रॉक्टर तो मदद ही नहीं करता, क्योंकि प्रॉक्टर बोलता है भैया मैं तो दूसरी बॉडी का हूँ, मेरे को तो कोई पता ही नहीं कि क्या करना है, आप अपने हिसाब से करो, एग्जाम तो एसीसी ने सेट किया, ठीक है। और अगर आप सेंटर बेस्ड एग्जाम देते हो तो वो एग्जामिनर भी आपकी मदद नहीं करता, बोलता मुझे नहीं पता क्या करना, राइट। सो इससे बेटर कि आप पहले से प्रिपेयर होके जाओ। दूसरा, एग्जामिनर्स रिपोर्ट, हर अटेम्प्ट के एग्जाम को लेकर एग्जामिनर ने रिपोर्ट दिया, राइट। छोटी छोटी चीजें आपको बता रखी है कि यार ये क्वेश्चन आया था इसमें मेजोरिटी बच्चों ने गलती की, या ये क्वेश्चन आया था इसमें मेजोरिटी बच्चों की ये मिस्टेक्स थी। जब आप दूसरों की मिस्टेक्स पढ़ते हो ना तो ऑटोमेटिकली आप केयरफुल हो जाते हो जब आप एग्जाम में वो क्वेश्चन करते हो। जैसे मैंने आपको एक आध एग्जाम्पल बताए थे कि एग्जामिनर गाइडिंग नोट में बोल रखा है कि एक बच्चे ने लीज लिख दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जगह सारी डिटेलिंग में, तो भी एग्जामिनर ने उसको मार्क्स दे दिए। सो यू नो कि यहाँ पे हमारा स्कोरिंग हो जाएगा या यहाँ पे हमारा स्कोरिंग नहीं होगा, ठीक है। सो एग्जामिनर्स रिपोर्ट में ये देखिए एक एग्जामिनर्स रिपोर्ट में डाउनलोड कर रही हूँ सो दैट वी कैन सी। देखिए ये एक एग्जाम है सितंबर 2020 से अगस्त 21 तक का, ठीक है। जनरल कमेंट्स क्या है आपके, कमेंट्स अबाउट सेक्शन ए परफॉर्मेंस। ये देखिए उन्होंने वो एग्जाम क्वेश्चन देंगे जिसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने गलतियां की, ठीक है। अब तो क्या होता है जैसे अभी होम बेस्ड एग्जाम तो ऐसा तो है नहीं कि आपके टोटल उतने ही क्वेश्चंस आएंगे। आपके होम बेस्ड एग्जाम में क्या होता है बड़ा क्वेश्चन बैंक जाता है, से सपोज 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है, उसमें से कोई 30 क्वेश्चन उठा के आपके ए और बी सेक्शन में 15-15 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन उठा के ए बी सेक्शन में आ गए। अब वो 50 क्वेश्चन को थोड़ी डिस्कस करेगा, तो बहुत बड़ी एग्जामिनर गाइडिंग नोट हो जाएगी। उस 30 क्वेश्चन में से भी, वो 50 क्वेश्चन में से भी जिस क्वेश्चन में बच्चों ने गड़बड़ करी है बस वही डिस्कस करें, ठीक है। आप यहाँ पे देखो इसने डिस्कस किया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे बोले ये बच्चे जनरली गड़बड़ करते हैं, देखो एंड देन यू सी टू इट, छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स हैं। आपको ध्यान होगा 14 दिन का जब क्रेडिट पीरियड अलाउड होता है और उसमें कोई बंदा डिस्काउंट लेता है तो हम उसको ट्रेड डिस्काउंट की जगह कैश डिस्काउंट की तरह ट्रीट कर देते हैं, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट कवर्ड है। इसका मतलब मेजॉरिटी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं रहता, पर तुमने ये एक डॉक्यूमेंट रीड किया, वापस से क्या बेड टाइम रीडिंग कर ली, तो अब तुम्हें ध्यान रहेगा क्योंकि तुमने इस पर्पस से पढ़ा कि यार ये मेजॉरिटी बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। और तुम्हें ध्यान रहेगी ये चीज। अब ये इतना बड़ा भी नहीं, 10 पेज का है बैंक जो दे रखा है, तो इसमें खाली कुछ लिमिटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 डिस्कस है, 10 क्वेश्चन मुश्किल से डिस्कस करेगा यहाँ पे। ये वो वाले क्वेश्चन है जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने गलत किए। आप सोचो आपको कितना एडवांटेज हो जाएगा। 90% बच्चा जो गलतियां कर रहा है, अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स रीड कर लिए तो आप वो गलतियां फॉर श्योर एग्जाम में नहीं करोगे,
तो आप वैसे ही बच्चे में 90% से आगे निकल गए। और मैं आपको बता रही हूँ, ये छोड़ो, ये रिसोर्स जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये तो बहुत दूर की बात है ना। मेजोरिटी बच्चा पी लेवल पे आता है, कहीं कहीं से पढ़ा हुआ बच्चा जब एनरोल होता है हमारे पास पी लेवल पे, तो हम बोलते हैं टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़ लेना। तो समटाइम्स वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आपको पता ही होगा कि टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़ लेना। तो बच्चा बोलता है टेक्निकल आर्टिकल्स क्या होता है, मतलब, और ये मेरा एक्सपीरियंस है हर दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे के साथ, ठीक है, मतलब किसी को पता ही नहीं है टेक्निकल आर्टिकल्स क्या है, तो ये वाली रिसोर्स तक तो कोई बच्चा पहुंचा ही नहीं, जबकि टेक्निकल आर्टिकल समथिंग जिसमें से ऐसे कैसे उठ के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। आप देखो, आप एफए में कितने पेज का है, 10 पेज का, रीडिंग करने में कितनी देर लगेगी यार, 10-15 मिनट लगेंगे इसको रीडिंग करने में। कितने ऐसे ऐसे आपको दे रखे हैं 3 रिपोर्ट्स, क्या आधा घंटा 1 घंटा स्पेंड नहीं कर सकते? 1 घंटा में तीनों रीडिंग हो जाएगी। 1 घंटे में आपने तीनों रीड कर लिया, आपके की पॉइंट्स बन गए। अपन बना दे की नोट्स कि यार एग्जाम से पहले ये 15-20 की नोट्स ध्यान रखने, यहाँ गलती मत करना, यहाँ गलती मत करना। देखो उसने आपको बना के दी, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं, उससे पहले ही बना के दी देगी स्टूडेंट्स। और इसने किसके ऑब्जर्वेशन के, पूरे वर्ल्ड ओवर जब एग्जाम हुआ है उसमें मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने जो गलती की है उसके बेसिस पे बना हुआ है की नोट। तो ये तो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज है। जितनी तुम गलतियां नहीं निकाल पाओगे उतनी इसने गड़बड़ निकाल दी कि ये गलतियां हो सकती है, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ना। आते हम दूसरे पे। ये तो थी हमारी एग्जामिनर टीम गाइडेंस, राइट। और ये कहाँ से आ रही है, वही जो डॉक्यूमेंट मैंने डाउनलोड किया ना, फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन, उसी में सारी रिसोर्सेज है। मेरे को खाली लिंक्स पे क्लिक करना, इंटरनेट चलना चाहिए तभी लिंक खुलेगी, तुम्हारा इंटरनेट ऑन नहीं है तो नहीं खुलेगी लिंक, है ना। नहीं तो फिर फोन करते हैं मैम लिंक नहीं खुल रही है। तो पहले इंटरनेट से कनेक्ट करना अपने लैपटॉप को। स्पेसिमेन एग्जाम, दिस इज अगेन अ वेरी गुड रिसोर्स। स्पेसिमेन एग्जाम स्किल लेवल पे आपके प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में, तो वहां पे वो डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे गाइड करेगा। इधर स्पेसिमेन एग्जाम डायरेक्टली खुल गया इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए स्पेसिमेन, गलत खोल दिया मैंने, एग्जामिनिंग टीम का गाइडेंस ही खोल दिया मैंने। स्पेसिमेन एग्जाम इधर आपको डायरेक्टली गाइड कर देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कौन से लेवल की, आपके स्किल लेवल की, तो स्किल लेवल में आपको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे लेकर जाएगा। और प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में आपको लॉग इन करना पड़ेगा आपके आईडी और पासवर्ड, ठीक है। तो वहां पे प्रैक्टिस पेपर्स आ जाएंगे, 7 प्रैक्टिस पेपर आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे। तुमको डायरेक्टली स्पेसिमेन एग्जाम प्रैक्टिस टेस्ट पे क्लिक करना है, सीधा आ जाएंगे। ये देखिए, अरे बाप रे ये खुल रहा, उसमें ही है रिसोर्स में नहीं, यहाँ पे लिंक नहीं काम कर रही तो फिर हम रिसोर्स से जाएंगे। हाँ जी देखिए ये आ गए स्पेसिमेन एग्जाम। स्पेसिमेन एग्जाम सब्जेक्ट और इसके आंसर शीट्स भी आपको दे रखी बाद में, यू कैन गो थ्रू द आंसर शीट्स आल्सो। पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, फुल एग्जाम विल बी लाइक अ फुल 2 आवर एग्जाम। जो नॉलेज लेवल है, स्किल लेवल पे इट इज गोइंग टू बी अ फुल 3.3 आवर 15 मिनट्स का एग्जाम, ठीक है। पर लेकिन मैं फिर कह रही हूँ स्किल लेवल पे सीधा ऐसे नहीं खुलेगा। अभी जैसे मैंने लॉगिन नहीं किया, मेरा सीधा खुल गया, लेकिन स्किल पे ऐसे नहीं खुलेगा। स्किल वाले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा सीबी में, ठीक है। अब आते हैं इस पे, प्रिपेयरिंग फॉर ऑन डिमांड एग्जाम, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। टेक्निकल आर्टिकल्स आर ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे आगे आते जाओगे वैसे वैसे आपकी रिसोर्सेज बढ़ती जाएंगी, ठीक है। सो दीज आर द प्रैक्टिस टेस्ट वाला खुला, अभी देखो कुछ भी उल्टी सीधी लिंक दे रखी है ना। ये प्रैक्टिस टेस्ट है आपके, यूजफुल लिंक, सेंटर बेस्ड डिमांड, प्रैक्टिस टेस्ट, एफएक्यूज, ठीक है। मैं आती हूँ स्किल लेवल के रिसोर्स पे। लेट मी कम ऑन टू द स्किल लेवल रिसोर्स। वापस यही चीज स्किल लेवल पे भी हम यही करेंगे। we'll go to द इंट्रोडक्शन का बैक पे जाते हैं हम। सब्जेक्ट हम दूसरा सेलेक्ट करते हैं, मे बी वट एवर मेजोरिटी सेज, कोई भी कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, एफआर सेलेक्ट करें, ठीक है एफआर सेलेक्ट करें। लो यहाँ पे आते हैं हम एफआर पे, है ना। ये आ गई आपकी एफआर की रिसोर्स। वापस मैंने कहा सबसे पहले क्या करोगे, इंट्रोडक्शन टू एफआर डाउनलोड कर लो, डॉक्यूमेंट ही डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये रहा एसेंशियल्स ऑन पेज 1, व्यू द एग्जाम स्पेसिफिक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, ये मैं बोल रही हूँ जिसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिंक तो हर जगह स्पेसिफिक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म की दे देगा। गाइड टू सीबी सेशन, एग्जामिनर्स अप्रोच, सो यू हैव सो मच मोर मटेरियल। उधर सिर्फ ये था, एक था, इधर आपके 4 और मटेरियल है, राइट। तो पहले तो मैं ये डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है। मैं एग्जामिनर्स अप्रोच पे जा रही हूँ।
FR examiner's approach, एग्जामिनर की क्या अप्रोच रहती है when he is marking you for the FR paper, right? तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट में। जैसे FR में आपके पास IFRS की बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए, आपको IFRS के सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, स्टूडेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिकॉल बैक करके उसके बेसिस पे पेपर क्रैक कर सके, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, CB पेपर पैटर्न का है, ए सेक्शन की कितनी वेटेज है, बी की कितनी, सी की कितनी, हमने खैर पूरा डिस्कस कर रखा है, पर यहाँ पे वही चीजें आपको दे रखी है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बता रखा है कैंडिडेट, वी होप द अबव विल असिस्ट द कैंडिडेट्स, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको दे रखी है सेक्शन सी को लेकर, किस तरीके से आपको एक्सेल और वर्ड के बीच में कॉम्बिनेशन आएगा व्हेन इट कम्स टू द स्किल लेवल पेपर्स, और किस तरीके से आपको उसको यूज करना है। सो मे बी अ लिटिल बिट गाइडेंस ओवर देयर। मैं आ रही हूँ एग्जाम स्पेसिफिक रिसोर्सेज पे, वापस वही आ गया पेज की समरी, पूरे सब्जेक्ट की समरी, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए भैया आपको। कंसेप्चुअल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आना चाहिए, आता है तो आगे देखो अकाउंटिंग आनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, सिंगल एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आनी चाहिए, और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। सिंगल एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब IS1 और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दे रखा है ज्यादा डिटेल में, और आएगा, तुम प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन है बोलना बहुत डेंजरस हो जाता है। फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, रेशियोज आने चाहिए। अब देखो यहाँ पे की रिसोर्सेज की लिस्ट हो गई लंबी, इतनी रिसोर्सेज है तुम्हारे पास, ठीक है। अगर आज से, जिनका जून एग्जाम है, आज से हम एक एक रिसोर्स को एक्सप्लोर करने भी लग जाए तो हम सारी रिसोर्सेज तक पहुंच जाएंगे, राइट। तो सोचो तुम्हारे मार्क्स कितने जंप आगे चले जाएंगे कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट्स, बिकॉज़ एज आई सेड मेजॉरिटी ने तो कभी ये पेज देखा भी नहीं होगा जो एग्जाम दे रहे हैं, है ना। बहुत कम जने हैं जिसके बारे में अवेयर है। वापस आते हैं एग्जामिनर अप्रोच के ऊपर। सो एग्जामिनर अप्रोच विल बी अबाउट अगेन the things which are expected from you in the exam। देखिए किस तरीके से आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अप्लाई करना है, IFRS को अप्लाई करना है, आपको स्टेटमेंट्स इंटरप्रेट करने आनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ CB किस तरीके से आएगा, कौन से क्वेश्चन कंपलसरी, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन की क्या वेटेज, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दे रखी, जस्ट रीड 10 minutes, रीड द एंटायर थिंग एंड वी आर सॉर्टेड विद दिस, ठीक है। आते हैं वापस इस पे, where did we go? हाँ जी, so the most important thing which you need to go in for this one is how to approach performance appraisal questions, ठीक है। कौन से वाले, इंटरप्रिटेशंस वाले, जिसमें आपको दिक्कत आ रही है। तो जो स्टूडेंट को नॉर्मली दिक्कत आती है उसको लेकर स्पेसिफिक डिटेल, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, रीड द माइंड ऑफ द FR मार्कर। अगर आप ये समझ जाओ कि उसको क्या चाहिए और आप एग्जैक्टली उसको वही दो जो उसको चाहिए, तो यू विल स्कोर फुल इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज दे रही, दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, दिस इज स्पेसिफिक टू एवरी एग्जाम, कि इस एग्जाम में आपको क्या चीज होनी चाहिए, दूसरे एग्जाम में क्या चीज होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू द रिक्वायरमेंट पार्ट। अगर आपको कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब किस तरीके से आना चाहिए ताकि वो मार्क्स दे, रेलेवेंट पॉइंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। एग्जामिनिंग टीम गाइडेंस, वापस वही चीज, ये एग्जाम को क्रैक करना है तो किस तरीके से क्रैक करना है। ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, ये मैं बोल रही हूँ, यहाँ से आपके डायरेक्टली लिंक से आ जाएगा, ये गए ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे, जो आज आप सब जने जितने भी जून दे रहे हैं वो मॉक देने वाले हैं ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे। तो अपने लॉगिन ID पासवर्ड से एंटर करना है, ठीक है। ये देखिए ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, लॉग इन टू प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, लॉग इन करोगे, ID पासवर्ड डालोगे और फिर प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में आ जाओगे। मैं ख्याल से अभी एक सेशन भी लिया था समझाने के लिए कि कैसे अपने मॉक्स को एक्सेस करना है, बट ओके, कमिंग बैक टू दिस, नाउ सी द पोर्शंस जो इम्पोर्टेंट है ना। एनालाइजिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो बनाना आता है, एनालाइज करना आता है क्या, तो अगर उसके ऊपर इंटरप्रिटेशंस लिखने को बोल दे तो क्या लिखोगे। तो उसको लेकर आपको अलग से एक डिटेल, एक रिसोर्स दे रखी है, कैसे उसको एनालाइज करोगे। टेल मी अ स्टोरीज अगेन अ टेक्निकल आर्टिकल, तो यहाँ पे लिस्ट भी इंपॉर्टेंट टेक्निकल आर्टिकल्स की आपको दे रखी है, ये तो पढ़ना ही, कुछ भी हो जाए ये वाला तो छोड़ के मत जाना। रेवेन्यू रिविजिटेड, ये रेवेन्यू स्टैंडर्ड में जो अमेंडमेंट्स आई है, तो अगर कुछ अमेंडमेंट्स आती है किसी स्टैंडर्ड में
तो हम तो आपको अपडेटेड स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं, ठीक है। So as a tutor, I'll teach you the updated standard. I'll tell you this is something which you have to do. आपकी किताब में भी अपडेटेड स्टैंडर्ड होता है, पर ये जो टेक्निकल आर्टिकल्स होते हैं ये आपको नए और पुराने में कॉन्ट्रास्ट बताते हैं ताकि आप बूफ अप ना करो। इफ यू रिमेम्बर एसेट की डेफिनेशन में आपको हमने स्ट्रेस देकर के था फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की जगह प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है। तो अब अगर ऑप्शन में आपके आ जाता है एकदम से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो आप बोल देते ये तो गलत है। So that contrast you should be able to understand कि वहां पे पुरानी डेफिनेशन यूज करा है, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स 21-22 which is आपका करंट सिलेबस। तो आपके ये टॉपिक्स हैं जो आपके कवर्ड होने चाहिए, नहीं कवर्ड है तो फिर दिक्कत है। सो ये सिलेबस दे रखा है, सिलेबस हर थोड़े समय में चेंज होता है ऑब्वियसली। आपका अटेम्प्ट क्या चल रहा है, अब यू आर प्लानिंग फॉर जून 2022 अटेम्प्ट, सो दिस इज द सिलेबस एप्लीकेबल टू यू एंड सी द सिलेबस विल चेंज फ्रॉम सितंबर से कुछ चैप्टर्स में कुछ सिलेबस के पोर्शंस में चेंज आएगा, तो वो आपको पहले से ही बता दिया। सो द पीपल हु आर प्लानिंग कि मैं जून के लिए तैयारी कर ली है, सब हो गया है, अब मैं सितंबर दे दूं, तो एटलीस्ट यू गेट एन आइडिया कि क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ जाएगा आपको या क्या चीजें चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग व्हिच यू नीड टू गो थ्रू, ऑफ कोर्स द करंट सिलेबस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा एग्जामिनर के रिव्यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो गाइड टू सीबी हाउ टू अप्रोच वन सेकेंड एग्जामिनिंग टीम गाइडेंस, ये आगे हम यहाँ पर एग्जामिनिंग टीम गाइडेंस। रीड द मिस्टेक्स अदर स्टूडेंट्स हैव डन, आपको रीड करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या गलतियां हमको नहीं करनी, ठीक है। इसमें एक ये रिसोर्स थी, देखिए यहाँ पे दो रिसोर्सेज हैं, ये देखिए एक तो FR एग्जामिनर्स रिपोर्ट है, ये वो रिपोर्ट है जहाँ पे एग्जामिनर बता रहा है कहाँ स्टूडेंट्स ने गलती की। एग्जामिनर्स अप्रोच आर्टिकल, एग्जामिनर जब चेक करता है तो वो क्या अप्रोच रखता है कि किस बात के मैं मार्क्स दूंगा, वो तो आपको उसका दिमाग रीड करने के लिए चाहिए ये चीज, राइट। एंड एग्जामिनर्स रिपोर्ट में उन्होंने कोई पेपर उठाया होगा पिछले साल का जिसमें स्टूडेंट्स ने गलती की है, देखो यहाँ पे पेपर के अटेम्प्ट्स दे रखे, पिछले सालों के पेपर्स दे रखे जिसमें स्टूडेंट्स ने गलती की है और एग्जामिनर ने बताया कि यार मेजॉरिटी स्टूडेंट ने ये गलती की है। लाइक से फॉर एग्जांपल वी गो ऑन टू डिटेल कमेंट्री जुलाई 2020, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, पूरा नहीं देगा, चार पेजेस, कुछ भी नहीं, इतना सारा नहीं जितना तुम्हें दिख रहा है, लिंक्स और मटेरियल सॉर्ट करके रखा है, खाली 4 पेजेस है। उसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा जिसमें स्टूडेंट्स ने गड़बड़ करी है, या 2-3 क्वेश्चन होंगे, ऐसे सारे नहीं होते हैं, 2-3 क्वेश्चन जिसमें स्टूडेंट्स ने गड़बड़ करी है, जस्ट हैव टू गो थ्रू देम और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। देखो प्लैंक करके क्वेश्चन होगा जिसमें गड़बड़ करी है स्टूडेंट ने, अरे तो मुझे कैसे पता कि प्लैंक क्वेश्चन क्या है, इसने तो सीधा आंसर दे दिया है ना, इसने सीधा आंसर दे दिया, मुझे कैसे पता कि क्या है क्वेश्चन। तो उसी में आपके पास है पास्ट जो स्टडी मटेरियल, पास्ट एग्जाम्स क्वेश्चन बैंक, तो पास्ट एग्जाम्स क्वेश्चन बैंक को आप ले सकते हो एंड देन यू कैन कंपेयर। सो यू विल ऑब्वियसली हैव टू हैव 2 डॉक्यूमेंट्स टुगेदर, एक एग्जामिनर के गाइडेंस, उसमें वो सीधा क्वेश्चन बोल देता है कि प्लैंक वाले क्वेश्चन में स्किल लेवल पे ये प्रॉब्लम है, नॉलेज लेवल पे तो ये दिक्कत नहीं, नॉलेज लेवल पे तो क्वेश्चन देता है तो नीचे एक्सप्लेन कर देता है, स्किल लेवल में सीधा क्वेश्चन के नाम से चालू कर देगा कि प्लैंक वाले क्वेश्चन में बच्चों ने ये गड़बड़ करी, पर तुम्हारे पास तो क्वेश्चन ही नहीं है तो कैसे पढ़ोगे। तो तुम उस अटेम्प्ट FR मार्च जुलाई 2020, तो पास पेपर्स आपके इसमें आपको दिख जाएंगे, ठीक है, FR के उसमें, तो पास पेपर्स में आप जाओगे और पास पेपर में उस अटेम्प्ट का पास पेपर आप लेकर चेक करोगे कि क्या था प्लैंक का क्वेश्चन और क्या गड़बड़ करी। मेजॉरिटी केस में तो आप खाली एग्जामिनर का गाइडेंस पढ़ भी लोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज द मिस्टेक एवरीबॉडी इज मेकिंग, राइट। तो छोटी छोटी चीजें एक नॉर्मल स्टूडेंट बूफ अप कर जाता है या ओवरलुक कर जाता है, ठीक है, और पूरे चांसेस है कि अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट ओवरलुक कर जाता है तुम भी ओवरलुक कर दोगे, राइट। बट इफ यू रीड इट ऑल बिफोर यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल तो नहीं होगा कुछ भी। फिर टैकल करने का तरीका भी बता रखा आपको, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, जो मेजॉरिटी लोग करते नहीं है, ठीक है, एंड अडर टू द, हाँ जी, सो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे बता रखा है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अडर टू द राउंडिंग इंस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें मैं बोल रही, ये पेज जो है ना खाली एक पेज है हर सब्जेक्ट को लेकर, पर ये एक पेज इतना बड़ा गाइडेंस नोट है आपके लिए
क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा क्या गड़बड़ होती है। राउंडिंग ऑफ नहीं करते सही से बच्चे। क्वेश्चन में क्या रखा है, प्रोवाइड योर आंसर राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, 2 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करनी है, ये बोल रखा है आपको। तो फिर कैसे करोगे राउंडिंग ऑफ? 2 डिजिट तक की राउंडिंग ऑफ में पॉइंट से देखकर करोगे ना, राइट। तो नियरेस्ट टू 2 डिजिट्स आपको राउंडिंग ऑफ करनी है। पूरा लिख कर आ गए, आंसर आ रहा है 433.6565, तो पूरा लिख कर आ जाएंगे 0.65। तो पढ़ेगा कौन? ऊपर दे रखा है उसने क्वेश्चन में, नीचे ब्रैकेट में दे रखा है टू नियरेस्ट टू 2 डिजिट्स। तो राउंडिंग ऑफ सिंपल है, 5 से ऊपर है तो अगले नंबर पे चले जाएगा तो 0.66 आ जाए, राइट। राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट डॉलर, तो फिर सारे फ्रैक्शंस हटाने, राउंडिंग ऑफ करनी है। राउंडेड ऑफ टू $100, अब ये नहीं समझ में आता, ये समझ में नहीं आता। राउंडेड ऑफ टू $100, आपका प्रॉफिट आ रहा है, आपका प्रॉफिट आ रहा है 193,456। क्या बोल रखा है, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट $100, तो क्या लिखोगे 193,500 लास्ट डिजिट्स। यहाँ ये इसको राउंडिंग ऑफ करना है तो 5 को देखो ध्यान से कशिश, तो कहाँ लेकर जाएंगे इसको 500 तक। गॉट इट। तो आपको क्वेश्चन में जो कह रखा है आपको लॉजिक ही नहीं लग रहा, आपको लग रहा है क्या है ये, तो पूरा नंबर है ना 456 में क्या दिक्कत है, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्वेश्चन में जो कह रखा है उसका राउंडिंग ऑफ रूल आपको फॉलो करना। वो बोला राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स, डू इट। ठीक है, उसके बाद आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस कारण से पीएफसी की वेबसाइट पे जब टेस्ट पेपर देते हो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता जब तक आप सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं करते हो, क्योंकि हमको आदत डालनी है आपकी कि आप सारे क्वेश्चंस आंसर करो। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो लास्ट मोमेंट पे आपको अगर क्वेश्चन नंबर 2, 3 नहीं भी आ रहा, आपने छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, टाइम बचा है, जाओ जाके कुछ भी तुक्का लगा, बिकॉज देयर इज 1/4 25% चांस कि आपका आंसर सही हो सकता है, पर कुछ भी नहीं मार्क करोगे तो 100% चांस है कि 0 है इसमें, राइट। अच्छा, यहाँ पे सी सेक्शन को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, लेट्स जस्ट जूम इन एंड सी। सबसे पहला तो टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। पहले कुछ कुछ महान हस्तियां सी सेक्शन से स्टार्ट करती है, जो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, है ना। सी सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें 1 घंटा 1.5 घंटा एक क्वेश्चन में लग गया, 1.5 घंटे में बचा हुआ पूरा पेपर करना। तो क्या कर दिया आपने, 80-20 वाला काम कर दिया। 20 मार्क्स का पेपर 1.5 घंटे में गया, पूरा 80 मार्क्स का पेपर बाकी है। यू हैव टू अलोकेट टाइम, बी वेरी स्ट्रिक्ट, बी वेरी स्ट्रिक्ट। मतलब 36 मिनट्स का टाइम है, तो 36 मिनट्स एक क्वेश्चन के कैसे निकले, 180 मिनट है आपके पास। कितने पेपर के लिए, 100 मार्क के पेपर के लिए, तो 1 मार्क के लिए कितना है 1.8 मिनट। 20 मार्क के क्वेश्चन के लिए कितना है 36 मिनट। तो बोल रहा है 36 मिनट्स है ना, 31 मिनट्स हो गए, सपोज आपके 30 मिनट्स हो गए, पता है 6 मिनट बाकी है। बचे हुए जितने सब पार्ट से जितना आ रहा है अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। थोड़ा 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 सब में लिख लो, थोड़ा थोड़ा सब में लिखना कहीं बेटर है किसी क्वेश्चन को कंप्लीटली छोड़ना। कंप्लीटली छोड़ दिया तो 0 ही दे सकता है एग्जामिनर, क्या करेगा वो, राइट। लेकिन थोड़ा थोड़ा लिख दिया तो एटलीस्ट थोड़े थोड़े मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, है ना। तो आप वहां पर 6 मिनट बाकी हो तो आप बाकी सारे सब पार्ट कर लो, और 36 मिनट हुए नहीं, छोड़ दो उस क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू, छोड़ दो, बढ़ो आगे दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ो। टाइम मिलेगा तो इस पे वापस आएंगे, फ्लैग कर दो इसको, छोड़ के आगे बढ़ो। इफ द टाइम इज स्टिल देयर तब करना, नहीं तो फिर ठीक है, फिर तुम पछताओगे नहीं। लेकिन अगर उस क्वेश्चन को लेकर तुमने 1 घंटा ले लिया तो 20 में से 20 ही मिलेंगे, बाकी 80 मार्क का पेपर पूरा स्टिक पे, ठीक है। ऑलवेज रीड द रिक्वायरमेंट फर्स्ट, ये मैंने बहुत बार बोला, ये मेजॉरिटी बच्चे गड़बड़ करते हैं। बार बार पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो, बोल्ड में दे रखी होती है, पूछा क्या है निकालते कुछ और। पूछा है आपको बैलेंस शीट बनाना है कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड पीआरएल बना के आ जाए, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मिलेगा, है ना। फिर प्रेजेंट ऑल द वर्किंग्स, डू नॉट सिंपली प्लग रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशंस, ये मैंने बता रखा है, कैलकुलेटर यूज ही नहीं करना है सी सेक्शन के क्वेश्चंस में। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके फिगर उठा के वहां पे लिख दिया आपने, कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको उधर ही कैलकुलेशन करना है शीट में, ठीक है। स्ट्रक्चर नैरेटिव आंसर्स अराउंड एन आंसर प्लान, 2 मिनट रुको, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए आंसर का पहले प्लान बनाओ, कैसे स्टार्ट करना है। जैसे अपन रिपोर्ट की बात करते हैं, देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मेट, ये विल बी डेफिनेट स्टार्ट, फिर एक बॉडी होगी, फिर डेफिनेट एंड होगा, पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर पूरा जो बॉडी है क्वेश्चन की वो होगा, एंड देन देयर विल बी अ कंक्लूजन, राइट। फिर उसके बाद आपको बोल रखा है यूज हेडिंग्स, मेक क्लियर स्टेटमेंट्स टू अवॉइड रिपीटेशन। बोल्ड करने का आज सब मॉक कर रहे हैं 1, तो बोल्ड करने का, हाईलाइट करने का ऑप्शन है आपके पास,
यूज दोज ऑप्शंस, हेडिंग्स जहाँ पे दे रहे हो, कलरफुल नहीं बनाएंगे अपने आंसर को, दैट इज समथिंग विच डज नॉट लुक प्रोफेशनल, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट लुक्स प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल आंसर को दिखाना है तो आप बोल्ड वगैरह यूज कर लो, अंडरलाइन वाला ऑप्शन यूज कर लो, है ना। ऑलवेज इंक्लूड कंक्लूजन और एनालिसिस डिस्कशन, ठीक है। यहाँ पे एनालिसिस के क्वेश्चंस आते हैं ना कि भाई बताओ, एडवाइस करो, कंपनी कैसी चल रही है, नहीं भी पूछा तो एक लास्ट पैराग्राफ मैंने बताया था, कंक्लूड करेंगे कि भाई ओवरऑल ऐसा है। अटेम्प्ट ऑल रिक्वायरमेंट्स, मैंने आपको एक चीज बोली थी जो मेजॉरिटी बच्चे स्किल लेवल से गड़बड़ करते हैं, नॉलेज लेवल में तो नहीं हो सकता क्योंकि आपके 4 ऑप्शन थे, आपको मार्क करने थे तो कुछ छूटने का क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन स्किल लेवल पे एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन घुसा देता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलता है इंटरप्रेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कमेंट ऑन द गियरिंग एंड सजेस्ट हाउ द चेंजेस इन लिक्विडिटी कैन अफेक्ट द गियरिंग। 3 क्वेश्चंस हैं, इंटरप्रेट ऑन द स्टेटमेंट्स, कमेंट ऑन द गियरिंग ये दूसरा पार्ट है, एंड सजेस्ट हाउ द लिक्विडिटी कैन अफेक्ट द गियरिंग ये तीसरा पार्ट है। और स्टूडेंट क्या करेगा, खाली कमेंट करके आ जाएगा, फिर बोलेगा पता नहीं मैम 9 मार्क का क्वेश्चन था, क्या लिखना था इसमें, तो कुछ ज्यादा कमेंटिंग थी नहीं। अरे 9 मार्क एक्चुअली 3 मार्क्स में बटा हुआ था ना, आप तो खाली 3 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, बाकी 6 मार्क का छोड़ के आ गए। तो एक ही लाइन में जानबूझ करके 2-3 लाइनें घुसा देगा, आपको रीड करना है, आपको समझना है, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। एंड व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द आंसर, तो आपको पहला पार्ट का आंसर, फिर दूसरा पार्ट का आंसर, फिर तीसरा। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर प्रेजेंटेशन कि भैया मैं इस सवाल का जवाब दे रही हूँ, अभी सेकंड पार्ट का जवाब दे रही हूँ, अभी मैं थर्ड पार्ट का जवाब दे रही हूँ, ठीक है। Are we clear on this? You can copy paste requirements के skill level पे copy paste नहीं होती है, but हाँ you can just mention that this is the first part का answer, this is the second and this is the third part का answer. Examinable documents, ठीक है, ये आप देखिए जो टेक्निकल आर्टिकल्स आपको दे रखे हैं ऑलरेडी, टेक्निकल आर्टिकल्स पता है हमको, बट इनमें से कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक द टेल मी अ स्टोरी वाला आर्टिकल जो है, just go on to this is a technical article only. यहाँ पे क्या एग्जामिनर देख रहा है, यू नो एग्जामिनर क्या ढूंढ रहा है आप में, कौन से स्किल्स आप में ढूंढ रहा है। सो अगर आप ये समझ लें कि मेरे को ये स्किल्स पोर्ट्रे करने हैं, जैसे अगर मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करी हूँ तो एग्जामिनर को चाहिए कि मेरी फ्रेमवर्क की नॉलेज स्ट्रांग हो, मेरी इंटरप्रिटेशन की नॉलेज स्ट्रांग हो, मेरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज स्ट्रांग हो। मुझे कहीं ऐसे कमेंट करना है जहाँ पे कोई चीज हुई है, जैसे किसी कंपनी ने एसेट खरीदा, फिर एसेट को रीवैल्यू किया, फिर एसेट को सुपर सीनियर मैनेजर बोल रहा है ये एसेट की वैल्यू को इतने पे दिखाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बोल रहा है आप बताओ क्या करना चाहिए। एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, जनरल आंसर देगा, यार ये होना चाहिए। एक FR का स्टूडेंट जो बहुत हाई स्कोर करता है वो क्या करेगा, वो स्टार्ट करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, एज पर IAS 16 ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। पूरा समझाना नहीं है बच्चे की तरह सामने वाले को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट यू कैन गिव अ रेफरेंस, और आपके दिमाग में भी वही चलना चाहिए जब आप आंसर दे रहे हो। जनरल आंसर कोई नहीं देगा एज पर फ्रेमवर्क, ये एसेट है भी कि नहीं है, एज पर IAS 16 ये नॉन करंट एसेट है कि नहीं है, राइट। और फिर एज पर द फ्रेमवर्क एज वेल एज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका क्या एथिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो वो सारी चीजें, वो फ्लो पूरा वैसा जाना चाहिए। सो ये आपको गाइड कर रहा है, इसमें पढ़ेंगे आप, आपको समझ में आएगा कि मेजॉरिटी बच्चा यहाँ पे बोल रहा है 15 मार्क अवेलेबल होते हैं तो भी मेजॉरिटी बच्चा 7 से 8 मार्क की स्कोर कर पाता है, 7-8 मार्क गवा देता है। क्यों गवा देता है, क्योंकि वो बहुत ही ऊपर का कमेंटिंग करता है, वो जो इन डेप्थ पॉइंट है वो उठा के नहीं पकड़ता। तो उसके लिए शांति से 2 मिनट क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा, देन यू कम एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। की वीकनेस क्या है ये भी आपको बता रहा है। एक कैंडिडेट की वीकनेस क्या होती है, लैक ऑफ डेप्थ। उसको ऊपर से सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता है, डिटेल में कुछ नहीं पता। डिटेल हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन जाके किया, जितना किताब में भी नहीं दे रखा उतना हमने जहाँ रिक्वायर्ड है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खींचता है वहां पे हमने डिटेल में कर रखा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको वो डिटेल बताना भी जरूरी है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सो आई थिंक आई हैव डिस्कस दिस बिफोर ऑल्सो एग्जाम्पल। मैं नॉर्मली कहती हूँ ऑफिस में भी जाओगे ना तो ये वाले तो जो भी चीजें आप सीख रहे हो अपनी लाइफ में अभी, वो सब चीजें आगे आपके कॉर्पोरेट में और रियल लाइफ में भी काम आएगी। काम करना जरूरी है तो काम किया है ये बताना भी जरूरी है ना, जरूरी है कि नहीं है। आप मुझे बताओ, आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, और आप बहुत अमेजिंग कुक हो, निखिल मान के चलते बहुत अमेजिंग कुक है, और निखिल सुबह से लगे हुए,
और उन्होंने क्या किया, पूरा गेस्ट के लिए खाना वाना सब तैयार कर दिया, एंड देन ही इज ऑल टायर्ड ना। अब वो जा रहे हैं शावर लेने के लिए कि भैया गेस्ट आ रहे हैं और मैं थोड़ा रेडी होके आता हूँ प्रेजेंटेबल स्टेट में। अब गेस्ट आने वाले 2 मिनट में, निखिल स्टिल इन द शावर। अब गजराज आ जाते हैं और किचन में थोड़ा सा सब्जियां गर्म करना, हाथ घुमाने लग जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्या हुआ क्या, ये सारा क्रेडिट गजराज लेकर चले गए। ठीक है, अब तुम्हारे एग्जाम में ऐसा कुछ होता है, बना रहे होते हो कुछ और, बिरयानी बना रहे होते हो खिचड़ी बन जाती है। तुम वहां पर, तुमको सारी नॉलेज है, क्वेश्चन पेपर पढ़ के बाहर आके स्टूडेंट बताता है मैम ये वाला क्वेश्चन आता है, ये स्टैंडर्ड का, तो ये डिटेल थी इसकी, मतलब ये स्टैंडर्ड खींच लिया इसने, और ऐसे बात करेगा जैसे बड़ा नॉलेजेबल हो। फिर हम पूछेंगे लिखा है ये सब, लिखा है ये सब तुमने कि ये वाला स्टैंडर्ड था और ये वाली डिटेलिंग थी? नहीं, लिख के तो नहीं आया। तो उसको कैसे पता, उसको कैसे पता कि तुम्हें पता है, right? So you have to make sure that you portray the knowledge which you have by mentioning the standard, especially when देखो हर पेपर की अप्रोच अलग अलग है। एफआर की अप्रोच क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता है, डेप्थ में पता है, तो लिखो उसके बारे में, बताओ उसके बारे में, कनेक्ट करो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नहीं पता है तो ज्यादा मत लिखो। ठीक है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, अपनी गलतियां छुपाना भी इंपॉर्टेंट है, और सही चीज है तो वो बताना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये जोन है, इसमें मैंने कमेंट तो कर दिया पर मेरे को और डेप्थ में नहीं पता, तो गलत लिखने से बेटर मत लिखो, है ना। दूसरा चीज, लैक ऑफ यूज ऑफ सिनेरियो। बहुत सारे कैंडिडेट ये करते हैं, जनरल आंसर देते, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन में दे रखा है, रेशियो का क्वेश्चन का मैंने एग्जाम्पल ले रखा है बहुत बारी, कि आपको बोलेगा बताओ ये क्या प्रॉब्लम क्यों आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी क्यों कम हो गई ऑर्गेनाइजेशन की, और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी पैराग्राफ में दे रखा कि कंपनी ने प्राइसेस कट डाउन किए कॉम्पिटिटर के कारण, तो बोल रहे प्रॉफिटेबिलिटी शायद इसलिए कम हो गई होगी, कॉस्ट बढ़ गया होगा प्रोडक्ट का, महंगे हो रहे होंगे। अरे क्यों तुक्का क्यों लगा रहे हो जब बता रहा है कि प्राइस कट डाउन किए। तो ये सिनेरियो वाला प्रॉब्लम तो सारे एफआर के बच्चों के साथ, इनफैक्ट एफआर छोड़ो, पीएम एफएम के बच्चों के साथ भी पढ़ते नहीं है क्वेश्चन, जनरल आंसर लिखना, जब लिखने की बात आती है तो उनको लगता है वो मेरा एरिया आ गया, अब तो लिखो जो लिखना है। ठीक है, फिर कुछ भी लिखना चालू कर देते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुमको 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग 4 रिलेवेंट पॉइंट्स। ये बीकॉम का पेपर नहीं है, 4 लाइनें लिख दी, 4 मार्क्स पॉकेट में, लेकिन तुमने 50 लाइनों का आंसर लिखा और सब फर्जी लाइन है, यूजलेस लाइन है, कोई काम की नहीं है, 4 में से 0। सो दे डोंट वांट लाइंस या कितना लंबा आंसर। ये तो सवाल मेरे से पूछना मत इसके बाद कि मैम इतने मार्क में कितना लंबा आंसर लिखना है, लंबा आंसर नहीं लिखना। 4 मार्क मतलब 4 रेलेवेंट पॉइंट्स, 8 मार्क मतलब 8 रेलेवेंट पॉइंट्स। हाँ, कभी कभी हम कॉन्फिडेंट नहीं होते कि रेलेवेंट पॉइंट है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 8 मार्क की जगह 8 रिलेवेंट पॉइंट की जगह 10 रिलेवेंट पॉइंट लिख कर आ जाते, भैया कोई तो मान लेगा 8 इसमें से, अगर आप श्योर नहीं हो तो। नहीं तो आप श्योर हो कि ये तो बिल्कुल ही सॉलिड पॉइंट्स है, मेरे मैंने सब सही लिखा है, तो 8 पॉइंट्स एंड यू आर सॉर्टेड। ज्यादा लंबा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उतना टाइम जितना तुम टाइपिंग में डालते, उतना टाइम तुम क्वेश्चन को एक बार स्कैन कर दो, वापस रीड कर लो, समझ लो, रिक्वायरमेंट को 2 बार रीड करो, उतना टाइम वहां पे इन्वेस्ट कर लो, है ना। एंड देन कैलकुलेशंस विदाउट वर्किंग, which is very very important। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स आर ऑफन प्रोड्यूसिंग रेशियो कैलकुलेशंस विदाउट प्रोवाइडिंग वर्किंग बिहाइंड। वर्किंग नोट नहीं दोगे, मार्क्स नहीं आएंगे। दिस मीन्स द कैंडिडेट्स आर पोटेंशियली मिसिंग आउट न्यूमरस मार्क्स थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ओन फिगर रूल। आप अगर नहीं दे रहे हो तो एग्जामिनर मान रहा है कि तुमने कुछ भी फिगर उठा लिया। अच्छा, मैं बताती हूँ ओन फिगर रूल क्या होता है। सो ओन फिगर रूल में ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा जोन है। अगर तुम्हारा पेपर छूट रहा है, ठीक है, 20 मार्क का क्वेश्चन बाकी है किसका, रेशियोज का, और तुम्हारा पेपर छूट रहा है, अभी खत्म होने वाला टाइम, 10 मिनट बाकी। अब तुम 10 मिनट में रेशियोज कैलकुलेट करके कमेंटिंग तो कर नहीं सकते। रेशियोज कैलकुलेट करने के 6 मार्क है और कमेंटिंग करने के 14 मार्क्स है, तो मैं जाऊंगी कमेंटिंग वाले क्वेश्चन पे स्कोर करने। ठीक है, अब समझना इसने क्या ओन फिगर रूल में क्या बता रखा है। अगर स्टूडेंट के पास टाइम कम है तो अज्यूम कर सकता है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से the GP ratio works out to be 20%। ठीक है, so on the basis of that ये आपका कमेंट रहेगा कि कंपनी ने ऐसा ऐसा परफॉर्म। 20% है नहीं जीपी रेशियो, तुम मान रहे हो, तुम अज्यूम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें 6 मार्क का वो पार्ट अटेम्प्ट, तुम्हें पता नहीं हो पाएगा, अटेम्प्ट छूट जाएगा, तो तुम्हें वो अटेम्प्ट नहीं करना है, तो तुमने एक बार वो मान के पूरा कमेंट कर दिया। ये ओन फिगर रूल कॉन्सेप्ट होता है। तो एग्जामिनर ने मान लिया कि क्योंकि तुमने नहीं बताया कि 20% कहाँ से आया है,
तो इसका मतलब तुमने रेशियो कैलकुलेट नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट 6 में से मिल गया तो मैं 0, 14 में से मार्किंग हूँ, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास तो आधा घंटा पड़ा था और तुम जीपी मार्जिन, एनपी मार्जिन सब कैलकुलेट कर चुके हो, पर कैलसी पे किया तुमने, ठीक है। और नीचे अपेंडिक्स, मैंने बोला ना अपेंडिक्स डालना है, वो नहीं डाला तुमने, तो वो मानेगा कि तुमने ऐसे ही तुक्के में 20%, 30% जो भी फिगर लिखे बोले, है ना, वहां पे हो जाएगी गड़बड़। वहां पे 20%, 30% आपने लिखी है ऐसे ही फिगर, तो वो हो गया गड़बड़, 6 मार्क्स में से सीधा आ गया 0, जबकि तुमने कैलकुलेट किया, पर किस पे किया, कैलकुलेटर पे। और मैं बताती हूँ ऐसा क्यों करता है स्टूडेंट, क्योंकि रेशियोज के लिए कमेंटिंग करने के लिए वर्ड फाइल आती है, एक्सेल शीट नहीं आती। तो स्टूडेंट को लगता है कौन वर्ड फाइल में इतनी मेहनत करे, टाइप करे, ठीक है। अब अगली बार तुम्हें कभी भी आलस आए एग्जाम में और सोचो कौन इतना टाइपिंग करेगा, तो सोच लेना कौन 3 महीना वापस पड़ेगा। वो ज्यादा मेहनत है कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइपिंग करना ज्यादा मेहनत, ठीक है। अपने आप अपना आंसर मिल जाएगा, चुपचाप जाके टाइप कर लो, ठीक है। तो अपेंडिक्स डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो ओन फिगर रूल में मान लेगा। इसका मतलब हमको एक और चीज आज पता चल गई कि अगर पेपर छूट रहा है या तो ये कर सकते हो कि कुछ भी फिगर्स मान लो, ये एग्जांपल, दिस इज जीपी मार्जिन एग्जाम, लेट्स अज्यूम दिस इज जीपी मार्जिन रेशियो, लेट्स अज्यूम दिस इज एनपी मार्जिन रेशियो, उसके बेसिस पे ये कमेंट है। तो कमेंट अगर लॉजिकल है तो आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ एंटिटी ओवर 2 पीरियड्स, कंपेयर ही नहीं करते, या कंपैरिजन में गड़बड़ कर देते, जैसे पेबल बढ़ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, पेबल डेज बढ़ गए, तो स्टूडेंट लिखा था अच्छी बात है पेबल ने हमको ज्यादा उधार दिया, अरे अक्लमंद हो, चेक करो क्या ऐसा तो नहीं कि ओवरड्राफ्ट भी बढ़ गया। अगर पेबल बढ़ गया और ओवरड्राफ्ट भी बढ़ गया तो मतलब पैसा ही नहीं है हमारे पास, तो पेबल तो बेचारे मांगने आ रहे हैं, हम नहीं दे रहे, अब हम नहीं दे रहे हैं तो फिर ये कौन सी अच्छी बात हुई, तो गड़बड़ हो गया ना, रिस्क है ना, ठीक है। कंपेरिजन ऑफ 2 एंटिटीज इन द सेम पीरियड, कंपैरिजन ऑफ एंटिटी विद इन द सेक्टर, ये सारे कंपैरिजन जो हैं आपको कैसे करने चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आपको सारी डिटेल यहाँ पे दी। तो जिनको रेशियोज में दिक्कत आ रही है वो एक बार ये आर्टिकल पढ़े, बिल्कुल पढ़े, ठीक है। एनालिसिस जब एक डिस्पोजल होता है ऐसा कुछ दे देगा, पिछले साल एक मेरी सब्सिडी थी, इस साल वो सब्सिडी बेच दी, या इस साल मैंने वो बिजनेस बंद कर दिया, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, तो पिछले साल वो बिजनेस था तब तो मेरे रेशियोज यही आ रहे थे, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है मेरे रेशियोज ये आ रहे हैं। मेरे ख्याल से किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था, हमने क्लास में वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, और फिर आपको तीसरे लेवल पे रेशियोज निकालने को बोला, विदाउट दैट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस आपके क्या रेशियोज रहेंगे, राइट। तो हमने 3 रेशियोज निकाले थे, फिर उसके ऊपर कमेंटिंग करनी थी, तो वो वाला सिचुएशन आपको यहाँ पे समझा, है ना। कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन, पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दे रखी है, ये दूसरा ट्विस्ट क्वेश्चन, तो आपको पता चल जाएगा कितने तरह के, कितने वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दे रखी है, बनानी नहीं है तुमको, कमेंट करना, क्या कमेंटिंग करोगे, ठीक है। तो वो चीजें आपको दे रखी है। तो दीज रिसोर्सेज आर वंडरफुल वंडरफुल रिसोर्सेज, अगर आप यूज करोगे तो आपका जो स्कोर जहां तक आने वाला है, ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आगे स्कोर अटक गया, इसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो वो स्कोर को अगर पुश करना है, उस अटके में मीटर्स हटाना है, तो जस्ट पहले तो ये वाला डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो और उसमें जितनी जितनी लिंक्स दे रखी है उस पर जाओ, एंड एवरी डे मेक इट अ पॉइंट यहाँ से लेकर एग्जाम तक की एटलीस्ट एक लिंक को मेरे को पूरी तरह से कंप्लीट करना है आज, ताकि आप देख सको उसको, एंड इट्स गोना बी लाइक योर ब्रेक टाइम। तो ब्रेक में मुझे पता है इसको डाइजेस्ट करना है, ब्रेक टाइम इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, पर जैसे ब्रेक में आप थोड़े समय के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पे टाइम पास करते हो, आप थोड़ा सा ये रीड कर लो, right? And it can be very well accessed from your mobile phone also. ACCA global app is very much mobile friendly also, है ना। तो उसमें से लेकर डाउनलोड करके आप उसकी लिंक्स क्लिक करके एक whatever is your respective subject. प्लस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के मॉक्स एक भी नहीं छोड़ने हैं, करना तो सारा ही है, और कोशिश करके सारा का सारा 3 घंटे का जो टाइम शेड्यूल है उसमें करना, रीड नहीं करना, पर अगर लास्ट मोमेंट नौबत आ गई कुछ नहीं हुआ तो फिर एटलीस्ट देख कर जाना, छोड़ना नहीं, ठीक है। That's it. So we'll sum up the session here. Anyone, any questions? सवाल नहीं, शौक में आ गए, अच्छा तो और पढ़ना, अच्छा हमको तो लगा कोर्स कंप्लीट हो गया, हाँ शाबाश, बोलो एनी क्वेश्चंस, हाँ जी। नहीं माइनस साइन लगता है, पर आपको क्वेश्चन पेपर जो शुरुआत है ना, जो फर्स्ट स्क्रीन होती है वहां पे वो देता है, आप 5 मिनट लेकर, टाइमर नहीं चालू होता आपका, 5 मिनट लेकर वो पढ़ लो, क्योंकि कई बार वो अप्रोच चेंज कर देता है पेपर में,
हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ टेक्निकल चेंजेस करता रहता है, सो लेट्स नॉट टेक अ चांस। आप 5 मिनट में पढ़ लो उसको कि माइनस साइन यूज करना कि ब्रैकेट। अभी तक जो सिस्टम चल रहा है उसमें माइनस साइन यूज करना, ब्रैकेट नहीं यूज करते, ब्रैकेट नहीं रीड करता वो, बट स्टिल जस्ट टेक सम टाइम एंड रीड इट, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शंस को लेकर भी आपको गाइडेंस देता है, तो वो पढ़ लो एक बार, ठीक है। दैट्स इट। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? तो आज सबको मॉक 1 करना है, स्पेसिमेन 1। मॉक में कौन सा? स्पेसिमेन 1। स्पेसिमेन 1 कल डिस्कस होगा, ठीक है। एंड स्पेसिमेन 1 इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी। ACCA प्लेटफॉर्म टाइमिंग, कैसे टाइम सेट करने की जरूरत नहीं है, शाबाश, नहीं सेट हो सकता टाइम। 3.25 घंटे का टाइम है, 3.25 घंटे का ही टाइम है, उसके बाद मॉक अपने आप बंद हो जाएगा। पर मॉक के आगे आपको आंसर शीट्स दे रखी है, सो यू कैन गो थ्रू द आंसर शीट्स आल्सो लेटर ऑन इफ यू वांट टू जस्ट वेरीफाई योर मॉक आंसर, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं बेटा हमारे पास 3.25 घंटे में ही करना होगा। तुम बोलो मैं तो 4 घंटे में कर लूं और वो टाइमर स्टॉप ना हो, तो नहीं होगा, ठीक है। So guys, all the best for the specimen 1, FR, FM, PM, सारे के सारे जनों को, in fact SBR, everybody is required to do specimen 1 today. So we'll be discussing specimen 1 tomorrow, जो भी आपके doubts होंगे, and not after that. Okay? चलें, that's it. Thank you. Bye.